बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल। मोहम्मद जफर साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के साबिक, उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए। उन्होंने इस दूसरी किस्त में ख़ास तौर पे हाईलाइट किया कि पाकिस्तान के फेडरेशन में नेपोटिज्म यानी कि रिश्तेदारों को जगह देना और अरशद नदीम की हकीकत बड़े ही अच्छे तरीके से बयान की है। उन्होंने ये भी बताया कि असल कोच बुखारी ही है और भले सलमान बट कोऑर्डिनेटर है लेकिन उनकी भी मेहनत अरशद नदीम को बनाने में शामिल है। उन्होंने सबको क्रेडिट दिया है। आखिर तक देखते हैं कुछ और इंकशाफात हैं रिलेटेड टू सिलेक्शन और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर पहली किस्त जरूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको पहली किस्त और दूसरी किस्त के बाद तीसरी किस्त का इंतजार होगा, जिसमें जफर साहब बाकायदा सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि पाकिस्तान के एथलेटिक्स का कैसे मेयार बढ़ाया जा सकता है और वो जिस तरह अपनी इंटरनेशनल कुछ कमिटमेंट्स में हैं वो किस तरीके से निभा रहे हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक का असल झगड़ा किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है जफर साहब, ये जिस बात की तरफ मैं जाना चाह रहा हूं और खास तौर पे लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आप ही के दौर में जो है एक शेफलिंग स्टार्ट हुई फेडरेशन में, जो इन द बिगनिंग लोग साथ थे, जो एक्सपर्ट्स थे पुराने, उनको स्विच करना शुरू कर दिया गया। केपी से स्टार्ट हुआ कि वहां पे एसोसिएशन के जो करता धरता थे वो डिक्लाइन हुए। फिर कुछ अरसे बाद पता चला कि सिंध के सारे लोग डिक्लाइन कर दिए गए और फिर एक दफा बलूचिस्तान और फिर पंजाब में भी एक सारा सिस्टम जो है ना वो गड़बड़ कर दिया गया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक्स थी और क्यों ऐसा किया गया? शायद साहब, एक तो बेसिक तो वही रिक्वायरमेंट है और थी कि इन लोगों को भी अपनी अपनी टर्म पे आराम से इलेक्शन करवा के नए लोगों को जगह दे देनी थी या री इलेक्ट हो जाते जो बन सकते थे। एक तो ये चीज़ थोड़ी सी नहीं हुई। हम रिमाइंड भी कराते रहे लेकिन वो डिले करते रहे। अल्टीमेटली इलेक्शन तो होने ही थे, फिर हर एक एसोसिएशन ने अपने इलेक्शन करवा भी लिए क्योंकि वो ज़रूरी था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि हमारे जो एथलेटिक्स फेडरेशन के जो इलेक्शंस होंगे उनसे पहले उन्होंने अपना ये काम करना था। बाकी ये कुछ उनकी लोकल लेवल की इंटरनल कह लें, अपने लेवल पे भी कोई सियासत थी, कोई चीज़ें थी और कुछ लोग जो है वो मतलब नहीं चलना चाहते थे शायद फेडरेशन के साथ, तो इसलिए छोड़ गए, ये कह सकते। मैं समझता हूं कि जो इंतखाबात हुए 2023 में, जिसमें आप तो खैर नहीं थे शामिल, लेकिन इसमें मुझे महसूस हुआ कि इसमें शिफाफियत नहीं है। ना सिर्फ मैंने महसूस किया बल्कि अखबारों में और मीडिया में भी इस बात को बहुत उछाला गया कि बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्तों को शामिल करके कुछ कमेटीज बना दी गई और कुछ ऐसी जाली फेडरेशंस बनाई गई जिनका वजूद नहीं है। जैसा कि सीनियर एथलेटिक्स की थी, कोचेस की कोई काउंसिल बनी और वो कोचेस को पता ही नहीं है कि कोचेस की काउंसिल है, क्योंकि चंद लोग हैं उसमें जो कुछ बन गए हुए हैं और वही वोटिंग राइट रखते हैं और ये सिर्फ वोट्स की पावर बनाने के लिए ऐसा किया गया। आप इसके मुतालिक क्या कहेंगे कि इससे एथलेटिक्स की साख को दचका नहीं लगा क्या? हाँ, ये बदकिस्मती है शायद साहब, जो चीज़ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये मसला जो है ये पाकिस्तान की जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, जो बड़ी टॉप की बॉडी है, वहाँ भी ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें अब ज़्यादा चुभन होती है, बल्कि जब मैं देखता हूँ जिस तरह की तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म होता है, तो रियली उससे दिल दुखता है। चीज़ जो है ना जी, वो रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें और जो चीज़ें गलतियाँ हुई हैं, लाइमलाइट हुई हैं, हर एक को पता है। उनको अगर मैं अपनी ज़ुबान से कहूँगा तो क्या उससे फ़र्क पड़ जाएगा। ये डेफिनेटली है। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, ये रीऑर्गेनाइज होने वाला है फेडरेशंस का और सारी एसोसिएशंस का। होता क्या है कि कोई साहब हैं, ए बी सी किसी को कह लें,
वो पहले सेक्रेटरी बन जाते हैं, 8 साल वो टर्म पूरी हो गई जी। अब सेक्रेटरी के बाद वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, 8 साल वो पूरे कर लेते हैं। अब क्या करें जी, दोनों पोस्टों पे तो रह नहीं सकते और नीचे भी नहीं आ सकते। ये तो नहीं है कि प्रेसिडेंट अब जॉइंट सेक्रेटरी बन जाए या फिर नीचे आके जनरल सेक्रेटरी बन जाए। तो वो मनपसंद ऊपर एक पोजीशंस बना ली गई हैं। कोई सीईओ उसको कहता है, कोई चेयरमैन कह देता है, कुछ और कोई नाम दे देगा, कल को कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शायद बन जाए। अच्छा, अब ये जो डेजिग्नेशंस या ओहदे बनाए गए हैं, ऑलमोस्ट सारी फेडरेशंस ही कर रही हैं, ये ज्यादती है। यहाँ आके बददियानती है, बदनीयती है। होना ये चाहिए कि भाई खुदा के बंदो, आप लोगों ने अपनी एक पोजीशन एंजॉय कर लिया है, पूरा उस पर टर्म लगा दिए हैं, 8 साल अगर सेक्रेटरी रह गया है, 8 साल फिर वो प्रेसिडेंट भी बन गया है, तो नाउ ही शुड लीव। और अगर उसके दिल में बड़ा ही दर्द है कौमी खिदमत का या कौमी स्पोर्ट्स को डेवलप करने का, तो ठीक है, आप ऑनररी पोजीशन में रहें। वाई यू शुड हैव द पावर कि आप वोट कास्ट कर रहे हैं या आप प्रेसिडेंट्स की जो पावर है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज़ें इसमें असल में हमारी जो है ना, मैं कहूँगा रेगुलेटर्स का ये जो है ना, ये फ्लोर है, ये फ्लॉप है। आई एम सॉरी टू से इट। देखें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो या मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी हो, दे आर द गवर्नमेंट, दे आर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड क्या कहते हैं उसको, पॉलिसी। दे हैव फ्रेम्ड अ पॉलिसी। तो आपने अपनी ही कोई पॉलिसी फ्रेम की है, तो उसको आप क्यों नहीं स्ट्रिक्ट सेंस में इम्प्लीमेंट करवाते? अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे तो ये लोग तो, हर बंदा जो है वो कोई ना कोई चोरी का रास्ता निकाल ही लेता है कि मैं इस तरीके से एंटर हो जाता हूँ। और अल्लाह ना करे, हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि शायद जेल में यही है कि सीधा कब्रिस्तान ही जाना है यहाँ से। तो बात ये कि हमें स्ट्रिक्टली इनको, रेगुलेटर्स को चाहिए कि वो इनको इम्प्लीमेंट करवाएं। और ये भी जो मजाक बना हुआ है ना हर फेडरेशन का, वो अपना एक इलेक्टोरल कॉलेज बना लेते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज में आपने, जो जिस जमाने में हम बड़ी तनकीद किया करते थे पीओए पे कि उन्होंने जी जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया हुआ है उसमें इतने बंदे तो ऑलरेडी उनके पास हैं कि इतने उनके इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, इतने फलान है और सबको वोट का हक भी है। तो वो तो कैसे कोई नया बंदा उधर आ ही नहीं सकता, एंटर नहीं हो सकता। अब ये यही चीज़ जो है ना, ये तकरीबन फेडरेशंस ने भी कर ली है। और बहाना क्या है कि जी चूंकि पीओए में है तो हम क्यों ना करें। तो ये चीज़ें खराबी का बायस बनती हैं। मुझे ये बताइए कि इन 11 सालों में आपने बताया कि आप साउथ एशियन एथलेटिक जो फेडरेशन है या एसोसिएशन है? नहीं, ये फेडरेशन है, साफ इसको कहते हैं, साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन। तो ये हमारे इलेक्शन हुए थे 2023 में, तो उसमें जो है वो चेयरमैन भी हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो एथलेटिक्स फेडरेशन है वो बने थे चेयरमैन, और प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया से हैं, और मैं पाकिस्तान से जनरल सेक्रेटरी बना। तो ये हमारी बॉडी है, 4 साल के लिए ये हुई है, बनी हुई है। जफर भाई, एज ए सेक्रेटरी जनरल आपने इंटरनेशनली तकरीबन कितने टूर्स किए और उन टूर्स के मकासद क्या थे? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। ये मेरा दिल कह रहा था कि आप इस तरह की कोई बात मुझसे पूछें, बुलवाएं। तो मैं शायद साहब आपको ईमानदारी से बताऊं कि सेक्रेटरी जनरल के लिए या प्रेसिडेंट के लिए जो टूर्स हैं ना, उनकी कमी नहीं होती। वो जितने जी चाहे टूर लगा सकते हैं। क्यों कि एक तो आपको इनविटेशंस आती हैं, और आती भी सेक्रेटरी और चेयरमैन को ही हैं, सॉरी प्रेसिडेंट को है। किसी की चैम्पियनशिप हो रही है, कहीं कोई वर्कशॉप हो रही है, कहीं कोई सिंपोजियम हो रहा है, उसमें लोग इनवाइट करते हैं। मैं चूंकि एक जिम्मेदारी थी मेरी एक डिपार्टमेंट में और की ऑफिशियल में मैं आता था, तो मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं था कि मैं हर जो है ना टूर वो अवेल करूं, जाके जाऊं। तो मैंने खुद अपना एक मियार कह लें या कह लें कि सेट किया हुआ था एक असूल। वो ये था कि मैं जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं जहां आपको एज ऑफिशियल डेलीगेट अटेंड करना होता है, पहले तो मैं उसको प्रेफर करता था।
आपको पता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है, इसकी जो कांग्रेस है वो हर 2 साल बाद होती है, ठीक है जी। ठीक। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स की जो कांग्रेस है उसमें 3 रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए जाते हैं। उनको आप कह लें कि 3 डेलीगेट्स जो हैं वो इनवाइट होते हैं। तो एक तो मैं कोशिश करता था कि वो अटेंड करूं वर्ल्ड एथलेटिक्स पे, ताकि लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हो, और मैं एज सेक्रेटरी जनरल प्रेसिडेंट के साथ, और तीसरा कोई और हमारा सीनियर डेलीगेट जाता था, कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चला गया या कोई सीनियर के बाद वाइस प्रेसिडेंट्स में से चला गया, या कोई और चेयरमैन किसी कमीशन का है वो चला गया। तो इस तरह एक तो मैंने वो अटेंड की राइट फ्रॉम 2013 में, मुझे आज तक याद है कि हुई थी, 2013 में हुई, 16 में हुई, ना 15 में हुई एक, क्योंकि वो 2 साल के लिए था। फिर उसके बाद हर 4 साल के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स की और एशियन एथलेटिक्स की मीटिंग होती है। तो मैं पिछली वाली में नहीं गया था, यानी 2023 में जो लास्ट हमारे इलेक्शन से ज़रा पहले हुई थी। बाकी कुछ 4-5 मैंने वो अटेंड की, और एशिया लेवल पे जो हमारी कांग्रेस होती थी उसमें जाता था। 1-2 दफ़ा डेफिनेटली मैं टीम के साथ भी गया एज टीम लीडर। ठीक है जफर भाई, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई। मैं शायद बताना शायद मैं ये चाह रहा था कि मैं कोई जी, जी। वो आई वाज नॉट हंग्री फॉर द टूर्स, मुझे वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी ऐसी, तो इसलिए जितना कम से कम हो सकता था वही रखा। जफर भाई, ये बताइए कि यहाँ पे मींस के पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन का नो डाउट कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसके साथ लिंक्ड है। आप तो एक दफा कोच भी बन के गए अरशद नदीम के साथ शायद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। अच्छा, ये फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल मैं बताता हूँ। ये मैं कोई कोच बन के बिल्कुल नहीं गया था। मैं वो एक होता ये है जी कि एक टीम ऑफिशियल ने साथ जाना होता है। आप उसको टीम ऑफिशियल को टीम लीडर भी कह सकते हैं, मैनेजर भी कह सकते हैं। मैं बिल्कुल गया था अरशद के साथ, 2022 में ही गया था, और ये अमेरिका में हुई थी, वहाँ गया था। लेकिन जो आपका सवाल है, ये जिस तरफ आपका इशारा है, वो ये मैं अकेला नहीं गया था। हमने ये इसके डॉक्टर हैं डॉक्टर अली शेर बाजवा, वो भी मेरे साथ थे, और अरशद, हम 3 बंदे थे वहाँ। और उसमें हमने बिल्कुल मैंने एज टीम लीडर कह लें या टीम ऑफिशियल कह लें, इसके साथ दिया था। मेरा को कोचिंग में कोई आज दावेदार नहीं बन सकता कि मैं भी इसका कोच था, और 2022 वाली में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तो मैं इसको लेके गया था। सर, आजकल तो ये सिस्टम चल पड़ा हुआ है कि बहुत सारे कोचेज उसके बन गए हुए हैं और असल कोच जो है ना वो दब गया हुआ है। जफर भाई, आप ही इसे क्लियर कीजिए, क्योंकि जनरल साई साहब ने एक इंटरव्यू में बताया है कि, बल्कि एक नहीं 2-3 इंटरव्यूज में बताया कि सलमान बट साहब तो कोच नहीं है, वो एज ए कोऑर्डिनेटर थे और वो प्रेसिडेंट है पंजाब के। तो मुझे आपसे भी पूछना है कि आपके दौर में भी ऐसा ही हुआ है और अभी भी वही चीजें रिपीट हो रही हैं कि जो कोच उसके साथ मेहनत कर रहा होता है वो साथ क्यों नहीं जाता? शायद साहब, ये फिर हमारी थोड़ी सी, मैं तो कहूँगा कि शायद एज ए नेशन ही बदकिस्मती है कि हम कोई अच्छे लम्हात को भी एंजॉय करना नहीं सीख पाए। अल्लाह ताला ने बड़ा इनाम किया, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को देखें एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट हुई, तो उसको भी हमने वो डिबेट्स में डाल दिया और इस तरह की बातें शुरू हो गई। देखें, अरशद को जो चीज़ मिली है ना, उसकी डेवलपमेंट में किसी एक फर्द का हिस्सा नहीं है। बहुत से लोगों की उसकी बैक पे हैं जिन्होंने इसको यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया है। अब फिर वो कहीं आप ये ना कह दें, मैं लाइटर मूड में बात कर रहा हूँ कि मैं भी कोई क्लेमेंट बन जाऊँ। असल में ये मेरे हाथों का लगा हुआ पौधा है। किस कैपेसिटी में? वो मेरी एक ड्यूटी थी। यानी मैं उस वक्त वापड़ा स्पोर्ट्स को हेड कर रहा था, और वापड़ा का कोई एक इंटर यूनिट होना था। तो हमारे कोचेस जो हैं, ज़ाहिर है वो इसी तलाश में ही रहते हैं कि अच्छा बच्चा मिले तो उसको अपने इंटर यूनिट। अच्छा, हमारा जो वापड़ा के इंटर यूनिट होते थे ना, ये होते हैं अभी भी,
वो बड़ा टफ कंपटीशन होता है। वो यूँ समझ लें कि वो वापडा की नेशनल चैंपियनशिप होती है, बड़ा जोर लगाते हैं उसमें, कोचेस वगैरह वगैरह वो लेके आते हैं ना। मैं ये बता रहा था कि बड़े लोगों की कंट्रीब्यूशन है शायद की डेवलपमेंट में, और ये जो कुछ उसने लिया, तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह अरशद को हमने वापडा में इंडक्ट किया ना, इसी तरह उस वक्त फयाज बुखारी साहब जो हैं वो हमारे एक यूनिट के कोच थे, तो उनको मैं ही वापडा की मेन स्ट्रीम में लाया था, जो वापडा की कोचेस की मेन स्ट्रीम होती है उसमें। बहरहाल वो मेरा प्रॉब्ली जो है पार्ट ऑफ माई जॉब था। तो मैंने कहा कि एक अच्छा लड़का हमें मिल गया है और उसको कोई सही कोच जो है वही आके ट्रेनिंग करवाए। और भी थे क्लेमेंट वापडा के कोचेस जो थे, ये हम करवा सकते हैं, हम भी जेवलिन के कोच हैं, थ्रोज के हैं। बहरहाल फयाज को लगा दिया। फयाज ने वाकई बहुत मेहनत की, ये हम मानते हैं सारे, कोई भी मेरे ख्याल इसको डिनाई नहीं करेगा। 2021 तक ये जो टोक्यो ओलंपिक्स में ये गए तो डेफिनेटली फयाज ही उसकी ट्रेनिंग करवा रहा था और वही साथ गया था एज कोच, ये अभी आपको पता ही है। तो मैंने एज सेक्रेटरी जनरल 2021 में एक चीज़ नोट की, बल्कि वो अभी तक मेरे पास रिकॉर्डिंग भी सेफ है, कि जिस दिन अरशद का कंपटीशन था ना, तो मुझे वो बड़ा दुख हो रहा था कि बहुत सारे मीडिया वाले इसको घेरे हुए थे और सुबह इसका वो कंपटीशन था। तो मैंने वॉइस मैसेजेस इनको दिए, दोनों को, रिकॉर्ड पे अभी तक सेफ हैं। मैंने कहा यार आप लोग ये चीज़ें छोड़ो, जाके सो जाओ और कंसंट्रेट करो अपने कल के इवेंट पे। तो बहरहाल वो जो मुकद्दर में था अगले दिन हो गया, उतनी चीज़ मिलनी थी जो लिखी हुई थी। उसके बाद जब अरशद ने, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी कि 5वीं पोजीशन हासिल की थी ओलंपिक्स में, तो हम सबको ये यकीन हो गया था कि ये इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स का मेडल लेके आएगा, कोई भी मेडल लेके आएगा। उस वक्त ये पोजीशन थी, ये नहीं था जो अल्लाह ने दे दिया, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो मुख्तलिफ ऑप्शंस डिस्कस हुई, शायद साहब ऐसे नहीं हुआ, उसको हटाने का कोई और रीज़न नहीं है। वो मुख्तलिफ ऑप्शंस ये थी कि हमने इसकी ट्रेनिंग करवानी है और कोशिश करेंगे इसको बाहर भी भिजवाएं, प्लस बाहर के कोचेस की जो है ना वो, तो वो फिर सलमान भट्ट साहब जो थे उनका एक्सपोजर जो था बाहर का वो ज़्यादा था, नो डाउट। वो खुद भी थ्रोअर हैं और पढ़े लिखे भी हैं, टेक्निकल चीज़ों को भी समझते हैं। तो मेरे हिसाब में तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था कि वो कोच है और ये कोच नहीं है। कोच आफ्टर जब जिम्मेदारी तो फेडरेशन नहीं दी ना जी भट्ट साहब को, वो खुद तो उठ के नहीं आ गया ना कि आओ अरशद मैं आज तुम्हारा कोच या जिसको आप कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं बन जाता हूँ, या उसने तो नहीं जाके कहा फयाज बुखारी को कि भाई कल से फयाज बुखारी साहब आप नहीं हैं, अब मेरा किबला चेंज हो गया। तो ये फेडरेशन का डिसीजन था और इसको जिम्मेदारी से हम लेते हैं। भट्ट साहब को लगाया गया और मैं भी बिल्कुल साथ था उस वक्त, इस सेंस में कि जो मॉडर्न इक्विपमेंट हमें चाहिए था, बाहर के कोचेस के ऑनलाइन जो ट्रेनिंग होती थी उसका सारा कैमरे वगैरह, कंप्यूटर, सारी चीज़ें प्रोक्योर की गई इसके लिए, और ये यहाँ से ऑनलाइन होते थे। वो बाहर के जो कोचेस थे, फॉरेन कोचेस, वो बताते थे और बट उनको बेहतर तरीके से आगे लेके जा रहे थे और बताते थे। अल्टीमेटली क्रेडिट दोनों का है, मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि कोई पौधा लगाता है, कोई पनीरी रादर लगाता है, पनीरी से फिर वो बड़ा पेड़ बन जाता है। तो जिन मालियों ने भी उसकी रखवाली की होती है वो सबकी ही कंट्रीब्यूशन होती है, और कोई उसमें बुराई नहीं है कि किसी एक को पीछे किया जाए और दूसरे को आगे किया जाए। ठीक है जफर भाई, बड़ा डिप्लोमेटिक आपने जवाब दिया। वैसे नहीं कतई डिप्लोमेटिक नहीं है, मैं शहजाद दिल की बात कर रहा हूँ। मुझे ये दुख हो रहा था जब ये बातें हो रही थी ना, देखिए इन बातों की क्या जरूरत थी, इन बातों की क्या जरूरत थी। देखे ना, एक बंदा आया है तो पूरे पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है। जी जी, जो पूरे पाकिस्तान की अचीवमेंट है ना, उसको हमने मतलब उसमें क्यों इस तरह का करना है कि उसको सेलिब्रेट करने की बजाय हम एक कन्फ्लिक्ट शुरू कर दें, एक डिस्प्यूटेबल चीज कर दें उसको। ये नहीं थी ना जफर भाई, मेरे ख्याल दो तो नहीं, दोनों तो नहीं साथ जा सकते थे एक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे इस टॉपिक पे मजीद इस तरीके से बात करना चाहूंगा। जनरल साहब से पहले इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स ने और कुछ चैनल्स पे
ये डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी भी थी। और यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो है ना वो जानते हैं पिछले कई सालों से कि अरशद और बुखारी जो है ना वो साथ साथ थे। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। और मेरा इस पे एक वीलॉग है जिसपे ये जब साउथ अफ्रीका या वहां गया था टर्की में, इवन चाइना में, तो मैंने वहां पे कहा था कि वायनाड के फेडरेशन जो है इसी कोच को एम्पावर करे, क्योंकि ये कोच उसकी सारी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करता है। तो मेरे ख्याल से सलमान भट्ट साहब कोऑर्डिनेटर अगर अंग्रेजी या बाहर के कॉन्टेक्स्ट की वजह से हैं तो ये बिल्कुल गलत था, टेक्निकली भी और स्पोर्ट्स इथिक्स वाइज भी। और मैं समझता हूं कि ये फेडरेशन का बहुत बड़ा ब्लंडर था। लेकिन ये मेरे ख्याल हो सकता है जिस तरह आप बता रहे हैं उसके मुताबिक शायद सलमान भट्ट साहब खुद बहुत बड़े कोच थे, जबकि मेरी तहकीकात के मुताबिक उन्होंने कभी किसी को भी जेवलिन थ्रो कोच नहीं किया। वो अपने थ्रो के जरूर थे लेकिन किसी जमाने में थे। अब देखना यह है कि क्या हम लोग इसको जस्टिफाई कर सकेंगे या हम लोग इंटरनेशनली भी क्या यही सिनेरियो देख रहे हैं कि एक शख्स जो किसी मसला हमारी बॉक्सिंग में मैं आपको बता रहा हूं कि एक जान मोहम्मद था जिसने 4 ओलंपियंस पैदा किए हैं जिसमें हुसैन शाह भी शामिल है। तो ऐसे कोच जो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए लेकिन वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स को तैयार करते हैं, तो क्या उनकी पजीराई नहीं होनी चाहिए इसमें? शायद साहब मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि बिल्कुल बुखारी को क्रेडिट देना चाहिए और सलमान को भी उससे ज़्यादा क्रेडिट इसलिए देना चाहिए कि ये एक चीज़ डिलीवर हुई है। देखे ना, अगर वो भले कोच नहीं कोऑर्डिनेटर था और अगर आज जो पोजीशन ये लेके आया है अरशद, ये ना आती तो ये सारी बातें किसके खाते में जानी थी जी? उस वक्त तो बुखारी साहब का किसी ने भी नहीं नाम लेना था कि जी नहीं बुखारी नहीं था, बुखारी ने ये कर दिया वो कर दिया। उस वक्त तो सारा मलबा इस पे ही गिरना था ना। और हम इसके लिए, मैं तो फेडरेशन में इस चीज़ का विटनेस हूँ कि हम एक तरह से फाइट करते रहे हैं इस पॉइंट पे पीओए के साथ, पीएसबी के साथ कि जी अरशद का इधर जो कोच है वो उसके साथ जाना चाहिए, और वो सलमान भट्ट के लिए हम करते रहे। मैं देखें अब मजीद इसको हम बहस में अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, वो इस तरह नंबर 1 डेफिनेटली राइट फ्रॉम जो उसके गाँव के कोच थे उससे लेके भट्ट तक, ये सबको क्रेडिट भट्ट साहब तक, जितने भी लोग इसके ट्रेनर थे, कोऑर्डिनेटर थे या कोचेस, जो भी आप नाम दें, ये क्रेडिट उन सब का है। ये क्रेडिट उन सब ऑर्गेनाइजेशंस का है जिन्होंने अरशद को फीड किया, अरशद को सपोर्ट किया। इसमें प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आते हैं, उसका अपना डिपार्टमेंट वापडा भी आता है, फेडरेशन भी आती है, पीएसबी भी आती है। और पीएसबी को मैं ज़्यादा ट्रिब्यूट पेश करूँगा, वो इस वजह से कि मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि हमने एटलीस्ट अरशद के लिए जब भी उन्हें कहा नेशनल ट्रेनिंग कैंप का, उन्होंने इनकार नहीं किया। ये अब वो लोग नहीं रहे, मैं उनकी तारीफ करना ज़रूरी समझता हूँ, चाहे वो डॉक्टर अख्तर गंजेरा थे, चाहे वो कर्नल आसिफ जमान थे, चाहे उसके बाद जो भी उनके सक्सेसर है। आज तक किसी ने हमें ये नहीं इनकार किया था कि नहीं जी हम नहीं देते नेशनल कैंप, अभी क्या ज़रूरत है। चाहे कोई कंपटीशन है चाहे नहीं है, इसको लंबे लंबे नेशनल ट्रेनिंग कैंप मिले हैं, ये उनकी कंट्रीब्यूशन है। और हमारा एक गरीब मुल्क है, उन इतनी ही बहुत बड़ी काम जो होती है ना कंट्रीब्यूशन, कि एक बंदे को अपने गांव से उठ के आए, यहाँ कंफर्ट मिले, ट्रेनिंग वेन्यू मिले, सारा कुछ वो यहाँ रह के करे, तो ये कंट्रीब्यूशन है। बाकी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मेरे बरखुरदार ही हैं एक तरह से, फियाज बुखारी, तो मैं तो हमेशा उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, उन्होंने मेहनत की है, आई एक्नॉलेज इट। बल्कि हमारी दुआएं अब भी उनके साथ हैं। वो जिन बच्चों को करा रहे हैं, जो पीछे बच्चे आ रहे हैं, यासिर है या दूसरी जो भी उसकी टीम है, तो अब यही लेके चलेगा। ये तो नहीं होगा कि कल कोई उससे यासिर को छीन लेगा या कोई उसका कोऑर्डिनेटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो अल्लाह करे, अल्लाह उसको इससे ज्यादा इज्जत दे। आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया और ये दूसरी किस्त थी।
अगली तीसरी किस्त भी देखना भूलिएगा मत, और सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल को, ताकि हम लोग पाकिस्तान में एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप कर सकें जो स्पोर्ट्स और ख़ास तौर पे खेलों और खेलों से मुतल्लिक लोगों के मसाइल को हल पेश करे, बड़े ही पॉजिटिव तरीके से और बहुत ही अच्छे अंदाज में।